स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीतास कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में, जिसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे पीजीटी कॉमर्स DSSB मेल कैंडिडेट 2021 का पेपर जो हुआ 28 जून 2021 को। इसके बाद हमारा टीचिंग मैथडोलॉजी के 20 क्वेश्चंस जो है वो बच जाएंगे। आज की 9वीं वीडियो है। ये पेपर हमने 20 क्वेश्चन सीरीज में किया है। करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एजेंट डिफाइंड। कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में एजेंट को डिफाइन किया गया है। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है कौन सा, 1872। ये जितने भी एक्ट हैं वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। मैच मेकिंग में भी आ सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की जो डेफिनेशन है एजेंट की डेफिनेशन, वो कौन से सेक्शन में दी गई है, वो है सेक्शन 182। सेक्शन 182 में एजेंट की डेफिनेशन दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 182 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। कि जो एग्जाम्पल है वो कौन सी तरह की इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है, नर्सरी, फिश कल्चर, पोल्ट्री फार्म्स एक्सेट्रा। ये किस टाइप की इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं, ये है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के। अब जो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं ये भी हम देख लेते हैं, अदर ऑप्शन जो दे रखे हैं एक बार सारी ही इंडस्ट्रीज़ हम देखते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री ये हो जाएगी नर्सरी, फिश कल्चर एंड पोल्ट्री फार्म्स। टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में सबसे पहला है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री, थर्ड है टेरिटरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाएगी हाउ मेनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, तो वहाँ पे पता होना चाहिए कि प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरा क्या है, सर्विस इंडस्ट्री या टेरिटरी इंडस्ट्री। क्या प्राइमरी इंडस्ट्री में दो तरह की, जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक में आ जाएंगे एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग और प्लांटेशन। ये तीनों ही क्वेश्चन के ऑप्शन में थे कि ये किस तरह की इंडस्ट्री है, तीनों ही नाम वहाँ पे थे। जेनेटिक इंडस्ट्री में एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग और प्लांटेशन। एक्सट्रैक्टिव में क्या आ जाते हैं, माइनिंग, क्वेरिंग और एग्रीकल्चर। माइनिंग, क्वेरिंग और एग्रीकल्चर। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी आगे दो तरह से इसको क्लासीफाई किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में क्या आ जाएगा, शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल, इस तरह की जो इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ जाएगा। और जो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है वो कंस्ट्रक्शन वर्क वाली इंडस्ट्री आ जाएगी, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज। ठीक है, प्राइमरी के भी आगे दो पार्ट और सेकेंडरी के भी दो है। प्राइमरी के दो हैं जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, और सेकेंडरी के दो है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। तीसरा बचा सर्विस इंडस्ट्री, जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी हमारी टेरिटरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री में आ जाएंगी। ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग है, वेयर हाउसिंग है। क्या, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, ये सारा क्या आ जाएगा, सर्विस इंडस्ट्री में आ जाएगा। अगर सारी ही इंडस्ट्री ध्यान से पढ़ रखी हैं तो अब यहाँ से क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह से बने तो वो आराम से किया जा सकता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, तीसरी है सर्विस इंडस्ट्री। प्राइमरी और सेकेंडरी को दो दो तरह से क्लासीफाई किया गया है। सर्विस इंडस्ट्री को बस आगे बताया गया है भी ये इस तरह की जो इंडस्ट्री है वो सर्विस इंडस्ट्री होती हैं। क्वेश्चन में आया था नर्सरी, फिश कल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग किस तरह की जेनेटिक इंडस्ट्री में ये आ जाएंगी। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। थर्ड क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। देखिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है, फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, बिजनेस इंक्लूड्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए ये हर एक में कॉमन है, बिजनेस इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस इंक्लूड्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, चारों ही ऑप्शन में ये है। अब आगे क्या दे रखा है कि गुड्स एंड सर्विसेज को किससे एक्सचेंज करना है, फोर्थ ऑप्शन में बोला गया कैरिड विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्न इन टर्म ऑफ मनी। पैसे के बदले जब भी कोई वस्तु या सेवा बेची जाएगी तो वो मुद्रा के रूप में बेची जाएगी। ठीक है, मनी एक्सचेंज की फॉर्म में वो होगी, तो ये है हमारा बिजनेस। बाकी ऑप्शंस में फर्स्ट में बोला गया था कि इन टर्म ऑफ मनी एज वेल एज गुड्स, नहीं ये अब नहीं चलता, बार्टर सिस्टम था जब गुड्स के बदले गुड्स होते थे। सेकंड में है चैरिटी और थर्ड में है डोमेस्टिक फुलफिलमेंट।
घरेलू उपयोग के लिए खरीदा गया कुछ भी गुड्स या सर्विसेज वो भी बिजनेस में आ जाएगा। ये नहीं है तीनों ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इन टर्म ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेबसाइट दैट, वेबसाइट यहाँ पे चुननी है कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है दैट एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन, जो सूचना को इकट्ठा करती है अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर ग्रुप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में से, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप्स में से, सच एज प्रोजेक्ट टीम्स कॉल्ड। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं एंटरप्राइज पोर्टल्स, यानी कि उद्यम पोर्टल इन्हें बोला जाता है, जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में। नेक्स्ट है हु स्टिपुलेट्स, स्टिपुलेट्स मतलब कि निर्धारित करती है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेविंग बैंक अकाउंट, बचत खाता जो होता है बैंकों का, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक भी है। द पर्सन हु कंसीव्स द बिजनेस आइडिया brings the organization into existence and carry on the business activity and top of it bears risk is called। ठीक है, सबसे ऊपर क्या, जो जोखिम वहन करता है, जिसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आता है, जो बिजनेस को अस्तित्व में लेके आता है, जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को करता है, वो कौन होता है? एंटरप्रेन्योर, उद्यमी होता है वो हमारा। सेवंथ क्वेश्चन है As of 2019 which country leads the world in manufacturing of electronic goods। देखिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं उसके निर्माण में विश्व में सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ऊपर लीड पे कौन है, शीर्ष पे कौन है? 2019 के मुताबिक ये है हमारा चाइना। नेक्स्ट है द वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। देखिए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सनस का मतलब है कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं हु आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, जो खुद ही फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, कम टुगेदर, इकट्ठे किस लिए हुए हैं? टू ओवरकम द डिसेबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर कॉल्ड। अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के द्वारा जो अस्थिरता आई है उसे दूर करने के लिए ऐसे लोग आपस में स्वैच्छिक रूप से इकट्ठे हुए हैं जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। ये आ जाएगा हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग होता है? देखिए मैंने पहले ही कहा कि सारे एक्ट में अच्छे से याद होने चाहिए। अभी आज की वीडियो में ही ये सेकंड एक्ट है, फर्स्ट आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेकंड आ चुका है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। अभी जो उत्तराखंड में LT ग्रेड का जो पेपर हुआ है 7-8 अगस्त को, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कौन सा है, 1912। या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग। और देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और चेन्नई, इन पांचों का क्या है? अपना अलग स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है। किन किन पांच का है ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, चेन्नई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, चेन्नई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, चेन्नई। देखिए बेसिक प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो काम करती है क्या होता है? ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, हर कोई सभी के लिए और सभी उस एक के लिए, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। मिनिमम मेंबर्स कितने हैं? 10 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? मेनली सर्विस पर्पस होता है इनका, लेकिन लास्ट में जो प्रॉफिट होता है उसको एज ए बोनस जो लोग इसमें काम करते हैं, सोसाइटी के लोग ये काम करते हैं, उनके बीच में बांट दिया जाता है। और बोनस भी कैसे बांटा जाता है? जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में ख़रीदता है यहाँ से, उसको सबसे ज़्यादा बोनस जो है वो पेमेंट की जाती है। ये है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, जरूर याद करना, 1912। 9th क्वेश्चन है एन इंडिविजुअल हु एक्वायर्स रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और स्किल और ट्रेनिंग फॉर द पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड। कि एक विशेष रोजगार के लिए, ठीक है, एक विशेष रोजगार के लिए एक इंडिविजुअल के अंदर हु एक्वायर मतलब कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर कौशल है, उसने ट्रेनिंग भी ली है वो काम करने की, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रोफेशनल। ठीक है, वो इंडिविजुअल जो है वो प्रोफेशनल कहलाएगा जिसके अंदर क्वालिफिकेशन है उस काम को करने की, स्किल्स भी हैं और उसने ट्रेनिंग भी की है उस एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये हो जाएगा प्रोफेशनल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सोल ट्रेडरशिप।
एकल व्यापारी की कौन सी विशेषता नहीं है? थर्ड ऑप्शन चला जाएगा, नो पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम्ड टू पे आउट द डेप्ट ऑफ द फर्म, कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं लिया जाएगा जब भी अगर मान लो उसका जो बिजनेस है वो लॉस में चला गया है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं लिया जाएगा। तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि सोल ट्रेडर में होता ही है कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाती है। अकेला व्यापारी है, अकेला काम करने वाला है, किसी एक्ट के अकॉर्डिंग इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अगर एक बंदा खुद ही अकेला कोई दुकान खोल लेता है तो उसे एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करवाना भी ज़रूरी नहीं है, और अगर उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्लेम के रूप में पेश की जा सकती है। और जो बाकी फीचर्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है कि ऑल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आर एंजॉयड बाय द ओनर। बिल्कुल, जो सोल ट्रेडर है, जो एकल व्यापारी है, वो ही सारे के सारे प्रॉफिट को एंजॉय करता है, सारा लाभ उसी का होता है, उसे किसी के साथ बांटना नहीं पड़ता। सेकंड है, नो सेपरेट एंटिटी ऑफ बिजनेस विद इट्स ओनर। कह रहे हैं कि लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं होती कि भाई बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। यहाँ ओनर और बिजनेस एक ही है, जो भी लेन देन होता है ओनर अपने नाम से ही करता है। और थर्ड जो फीचर सही है वो है वन मैन ओनरशिप। एक आदमी ही यहाँ पे स्वामी होता है, बिल्कुल होता है, उसे किसी के साथ ना ही अपनी ओनरशिप बांटनी है ना ही अपने प्रॉफिट बांटने हैं। देखिए, चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरर ऑन वन साइड ऑफ द लेजर अकाउंट आर कंपनसेटेड बाय एरर ऑफ द सेम अमाउंट ऑन द अदर साइड और ऑन द सेम साइड। ठीक है, इनकी एक साइड अगर कुछ गलती हो जाती है तो वो ढक ली जाती है दूसरी साइड की गलती से। विच एरर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, किस गलती की बात की जा रही है? तो ये कंपनसेटरी एरर्स होती है, क्षतिपूरक अशुद्धि होती है, जब एक गलती को दूसरी गलती जो है वो ढक लेती है, तो ये क्या हो जाएगा? कंपनसेटरी एरर्स। नेक्स्ट है, हु अनाउंस द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेशी व्यापार नीति भारत में किसके द्वारा अनाउंस की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, वाणिज्य मंत्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स फंक्शन। ये देखिए, सेंट्रल बैंक का फंक्शन है एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, अंतिम ऋणदाता के रूप में। वाज स्ट्रेस्ड बाय वेल्टर बैगहोट इन विच ईयर? वाल्टर बैगहुट के द्वारा कौन से साल में इस फंक्शन को जो है वो अनाउंस किया गया था? लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, यानी कि आरबीआई क्या है? अंतिम ऋणदाता। ये किया था 1873 में। 1873 में आरबीआई को अंतिम ऋणदाता के रूप में परिभाषित किया गया था, 1873 में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग? कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो क्या निर्धारित करता है? सेबी किसके ऊपर कंट्रोल करता है? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के ऊपर। तो सेबी ने यहाँ पे क्या निर्धारित किया? फर्स्ट ऑप्शन ठीक है यहाँ पे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ ए कंपनी मस्ट बी 90% ऑफ शेयर्स इशूड। कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं उसका 90% कंपनी को मिल जाना चाहिए, तभी वो आगे शेयर अलॉट कर सकती है। फॉर सब्सक्रिप्शन बिफोर इट अलॉट्स द शेयर, अगर 90% नहीं मिला है तो कंपनी आगे शेयर अलॉट नहीं कर सकती। यानी कि जो न्यूनतम अभिदान की राशि है वो 90% निर्धारित कर दी गई है बाय सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज फॉल्स? कौन सी गलत है? गलत यहाँ पे क्या है? कूपन रेट डिबेंचर हैज़ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, कूपन रेट डिबेंचर किसको बोला है? यहाँ पे कूपन रेट बॉन्ड को बोला है, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। जीरो कूपन बॉन्ड इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती। जौन से सही है वो पढ़ते हैं एक बार। मॉर्गेज डिबेंचर आर कॉल्ड सिक्योर डिबेंचर। बिल्कुल, जो बंधक ऋण पत्र होते हैं वो सुरक्षित डिबेंचर होते हैं क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई एसेट जो है वो गिरवी रखी जाती है। नेक्स्ट है, बियरर डिबेंचर कैन बी ट्रांसफर टू एनीवन। जो वाहक ऋण पत्र होते हैं वो किसी को भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। जिसके हाथ में डिबेंचर है वही उस डिबेंचर का ओनर है, डिबेंचर होल्डर वही माना जाएगा। नेक्स्ट है, कंपनी कैन इशू डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। कंपनी नकद के प्रतिफल के बदले भी डिबेंचर को इशू कर सकती है। तो ये तीनों ही ट्रू हैं। जो गलत है वो कि कूपन रेट डिबेंचर के ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ये अगला भी यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट छाटनी है। फॉल्स स्टेटमेंट है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो मेजर्स द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। क्या करती है? ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन होती है बैंक डेप्ट इक्विटी रेशियो में, और ये होते भी कौन सी हैं? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी
रेशियोज जो है वो ये होते हैं। अब सही कौन सी है, द एक्टिविटी इशू एंड टर्नओवर रेशियो आर सेम। एक्टिविटी रेशो आएगा यहाँ, टर्नओवर रेशियो जो सेम होते हैं, ये उसी का ही नाम होता है। वर्किंग कैपिटल इज एन एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी, बिल्कुल वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है ये करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटी। एंड द आइडियल रेशियो बिटवीन करंट एसेट एंड द करंट लाइबिलिटी इज टू 1। ठीक है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था क्योंकि सारी बेसिक बातें जो है इसके अंदर पूछी गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आरबीआई का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि इंडियन करेंसी नोट्स को कौन इशू करता है, ये करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स एंड मैक्सिमम डैश। देखिए ये कह रहा है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म के अंदर। दिया जाएगा 50 आंसर, बिल्कुल ठीक है 50। देखिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 में बोला गया है कि मैक्सिमम मेंबर्स नॉट मोर देन 100 की 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और ये यानी कि 50 से ज़्यादा होकर 100 से कम का कंडीशन में होंगे। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे अधिकार मिलता है करने का, अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और अकॉर्डिंग टू कंपनीज मिससेलेनियस रूल 2014 के रूल नंबर 10 में बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फर्म में मैक्सिमम पार्टनर की संख्या को जो है यहाँ पे निर्धारित किया है 50 पे, तो 50 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो पार्टनरशिप एक्ट हम पढ़ते हैं 1932, वहाँ पे भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप है वो कितना का रखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 ही है, तो 50 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट कम अंडर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। व्यापार की सहायक क्रियाएं कौन सी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट, कौन सी नहीं है, ये कौन सी नहीं है, ये हमारी थर्ड है, कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश गुड्स इनटू फिनिश गुड्स। देखिए कच्चे माल को और अर्धनिर्मित माल को पक्के माल यानी कि तैयार माल यानी कि निर्मित माल में अगर परिवर्तित किया जाएगा तो वो एक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है। ये तो क्या है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है, यहाँ पे तो अभी माल बना ही नहीं है, तो ये हमारा जो है आंसर वो ठीक हो जाएगा। अब व्यापार का सहायक कौन सा है, इसको पढ़ते हैं एक बार। फर्स्ट है, मूवमेंट ऑफ दोज गुड्स दैट आर नॉट कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड टू द प्लेस वेयर दे आर डिमांडेड, यानी कि जिस जगह पे उनकी डिमांड है वहाँ पे लेके आना गुड्स को, जहाँ उनकी डिमांड नहीं है वहाँ से। ठीक है, मूवमेंट ऑफ दोज गुड्स दैट आर नॉट कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस, जिस प्लेस पे उन्हें कंज्यूम किया जाना है उस जगह पे उनको लेके आना, ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, ये हमारे व्यापार की सहायक क्रिया है। नेक्स्ट है, प्रिवेंशन ऑफ गुड्स टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन नीडेड बाय कंज्यूमर्स। देखिए प्रिवेंशन करना यानी कि उनको बचा के रखना गुड्स को, और जब कंज्यूमर को चाहिए तब उन्हें दे देना, ये स्टोरेज की क्रिया है जो ये हम अपने भंडार गृह में वेयर हाउस में रखते हैं, तो ये व्यापार की सहायक क्रिया होती है। बैंक्स प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ क्रेडिट टू द पब्लिक। देखिए बैंक जो क्या कर रहा है, लोन दे रहा है, ये भी क्या है, हमारी व्यापार की सहायक क्रिया है। और ये जैसे इंश्योरेंस वगैरह है वो सारा भी इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, सिलेक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। आर्थिक क्रिया को छांटना है। आर्थिक क्रिया कौन सी होती है, आर्थिक क्रिया यानी कि एक बिजनेस के पर्पज से की जाएगी, प्रॉफिट अर्निंग वहाँ पे उद्देश्य रहेगा और बदले में जो है मनी का एक्सचेंज किया जाएगा। तो फर्स्ट आ जाएगा सेलिंग, ग्रोसरीज जब बेची जाएंगी तो ऐसे ही थोड़ी ना बेच दी जाएंगी, बदले में पैसे मिलेंगे ना, तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड टीचिंग इन एन इंस्टीट्यूशन, ये हमारी एक सर्विस है और इसकी ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो ये दोनों हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी। थर्ड क्या है, गिफ्ट ए हाउस टू द फैमिली, ये गिफ्ट। और फोर्थ पे डोनेशन ऑफ गुड्स इन एन ओल्ड एज होम, ये दोनों ही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये एक सर्विस एक्टिविटी, ये लास्ट वाली सर्विस एक्टिविटी है, ये पर्सनल एक्टिविटी में आ जाती है। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो फर्स्ट 2 ही रहेंगी। तो आज के थे ये 20 क्वेश्चन, एक बार फटाफट से देखते हैं सारे क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था कि एजेंट को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया, इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 182 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 182 के अंदर। सेकंड है कि भाई ये किस तरह की इंडस्ट्री है, नर्सरी, फिश कल्चर, पोल्ट्री फार्म, तो ये हमारी आ जाएगी जेनेटिक इंडस्ट्रीज। थर्ड है कि इसमें से करेक्ट कौन सा था, करेक्ट ये था कि बिजनेस इंक्लूड्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैरिड विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्न इन टर्म ऑफ मनी।
ठीक है। बिजनेस में क्या आता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मनी, मनी से जब हम एक्सचेंज करेंगे, जब भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी तो उसके बदले में पैसा भी मिलेगा, तो ये होता है एक बिजनेस। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेबसाइट दैट एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर ग्रुप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज प्रोजेक्ट टीम कार्ड, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करती है, ये है हमारा उद्यम पोर्टल, एंटरप्राइज पोर्टल्स। सेकंड है, हु स्टिपुलेट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट को कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। नेक्स्ट है, द पर्सन हु कंसीव द बिजनेस आइडिया, एक ऐसा पर्सन जिसके दिमाग में बिजनेस का विचार आता है, जो अस्तित्व में लाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और सारी बिजनेस एक्टिविटी करता है और सबसे ऊपर की वो रिस्क भी उठाता है, ये है हमारा एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है, 2019 के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में टॉप पर रही है, वो है चाइना। नेक्स्ट था, लोगों का स्वैच्छिक रूप से इकट्ठा हो जाना, जो खुद भी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है लेकिन जो इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनकी डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए जो लोग स्वेच्छा से इकट्ठे होते हैं वो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट है, एन इंडिविजुअल हु एक्वायर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और स्किल और ट्रेनिंग फॉर द पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड, या जाएगा प्रोफेशनल। नेक्स्ट है कि सोल ट्रेडर के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, ये थर्ड हमारा आंसर था, नो पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम्ड, क्योंकि आंसर में क्या आएगा, जो फीचर है उसमें क्या आएगा, पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम्ड। नेक्स्ट है, द एरर ऑन वन साइड ऑफ द लेजर अकाउंट, यानी कि लेजर अकाउंट में एक साइड की गलती को जब दूसरे साइड की गलती ढक ले तो इसे क्या कहते हैं, कंपनसेटरी एरर। नेक्स्ट है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंडिया की जो विदेशी व्यापार नीति है उसे कौन अनाउंस करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। 13 क्वेश्चन है कि आरबीआई को यानी कि सेंट्रल बैंक को अंतिम ऋणदाता के रूप में जो इसका जो फंक्शन है आरबीआई का फंक्शन कि ये एक अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है, कौन से साल इसको बनाया गया था, ये था 1873 में। नेक्स्ट है, सेबी क्या निर्धारित करता है कि कंपनी में जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए, 90% होना चाहिए, जितना शेयर इशू करा उसका 90% का कंपनी को मिलना चाहिए, तभी वो आगे शेयर जो है अलॉट कर सकती है। नेक्स्ट है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ये गलत हमारी फोर्थ है कि कूपन रेट के ऊपर फिक्स इंटरेस्ट होता है, जबकि एक्चुअल में फिक्स इंटरेस्ट होता ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी यहाँ पे फॉल्स है, कि सेकंड वाली की डेब्ट इक्विटी रेशियो मेजर्स द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट है, इंडियन करेंसी नोट को कौन इशू करता है, आरबीआई। नेक्स्ट है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 50 होने चाहिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट कम अंडर ऑक्सिलरी टू ट्रेड, व्यापार की सहायक क्रिया में कौन सी क्रिया नहीं आती है, ये कच्चे माल और अर्धनिर्मित माल को तैयार माल में परिवर्तित करना, कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सेमी फिनिश गुड्स इनटू फिनिश गुड्स, ये हमारा व्यापार की सहायक क्रियाओं में नहीं आता है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज इनकम एक्टिविटीज बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, तो ये फर्स्ट और सेकंड अल्टरनेटिव यहाँ पे करेक्ट है कि सेलिंग ग्रोसरीज एंड टीचिंग इन एन इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन फर्स्ट के साथ हम यहाँ चले जाएंगे। आज के थे ये 20 क्वेश्चन, मिलेंगे अगले 20 क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।